दोस्तों 21 जुलाई की रात नाटकीय ढंग से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह था कि धनखड़ की जगह लेगा कौन। लंबे विमर्श के बाद बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन ही क्यों? क्या संघ के दबाव में यह फैसला लिया गया है या फिर वजह कुछ और है? 5 बड़े कारण जिसके चलते बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे किया है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लंबा अरसा गुजर गया, बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई। तमाम अटकलों के बीच में कहा यही जाता रहा कि संघ अपनी मर्जी का व्यक्ति अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है और यहीं पर बात अटकी हुई। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा ने कह दिया था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी कि उसे आरएसएस की जरूरत अब नहीं है। हालांकि नड्डा के बयान को संघ ने बाद में पारिवारिक मामला करार दिया, लेकिन भागवत को समझ तो आ ही गया कि अगर वक्त रहते दखल नहीं दिया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। और इसके बाद मोदी का चुनावी दांव भी उल्टा पड़ गया। कमजोर होती गुजरात लॉबी पर मौका देखकर संघ ने भी चढ़ाई कर दी। हालात ये हो गए कि मोदी को 2014 के बाद पहली बार संघ की चौखट पर हाजिरी देने पहुंचना पड़ा। तब से लेकर अब तक संघ ने मोदी शाह की चूड़ी टाइट कर रखी है। इसका एक नमूना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा में भी देखने को मिला है। मोदी शाह ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव में संघ की पसंद का पूरा ख्याल रखा है। सीपी राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से निकले हुए नेता हैं। जनसंघ के दौर से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वैसे तो संघ सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं देता, लेकिन उसका मानना यह भी है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग संघ की विचारधारा के प्रति समर्पित हों ताकि दिक्कत ना हो। शायद यही वजह है कि संघ के दबाव में बीजेपी ने आरएसएस की विचारधारा के साथ मजबूती से जुड़े रहने वाले राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर आने के बाद से ही संघ के बैकग्राउंड वाले नेताओं को बीजेपी तवज्जो देने में जुटी हुई है और इसे मोदी शाह की कमजोर होती पकड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नेताओं में भी संघ की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा गया था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र करने के साथ साथ राष्ट्र और समाज के प्रति उनके समर्पण का जिक्र कर यह साफ कर दिया था कि वो संघ के आगे किस तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। अब आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाकर मोदी ने तस्वीर और ज्यादा साफ कर दी। हालांकि सीपी राधाकृष्णन के चुने जाने के पीछे सिर्फ संघ की मनमानी वजह है, ये नहीं है। कई और सियासी कारण भी हैं जिसके चलते राधाकृष्णन को चुना गया है, जिसमें एक दक्षिण भारत की राजनीति भी शामिल है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। उनके जरिए बीजेपी दक्षिण की सियासत में कदम जमाने की कोशिशों को और ज्यादा तेज करेगी। उत्तर भारत की सियासत पर बीजेपी की पकड़ पहले से ही मजबूत है, ये हर कोई जानता है, लेकिन दक्षिण भारत की सियासी जमीन अभी भी बीजेपी के लिए बंजर बनी हुई है। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी सरकार में बीजेपी शामिल भले है, साउथ के किसी भी राज्य में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है। तमिलनाडु और केरल में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से ही आते हैं और उन्होंने राज्य में बीजेपी को मजबूत करने में काफी मशक्कत भी की है। वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 2 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। इस तरह बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए तमिल मूल के नेता पर भरोसा जताकर एआईएडीएमके और डीएमके जैसे दलों को सियासी चुनौती देने का काम भी किया है। मोदी, शाह या फिर नड्डा, ये तीनों ही उत्तर भारत से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने दक्षिण के साथ सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, ऐसा लगता है। इस फैसले को तमिलनाडु के लोगों को भी सियासी संदेश देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के लिए काम किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण की राह और ज्यादा आसान हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन साधने की भी कवायद की है। जगदीप धनखड़ की ही तरह राधाकृष्णन भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस तरह बीजेपी ने उनकी जगह ओबीसी समाज से ही उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया ताकि विपक्ष को घेरने का कोई मौका ना मिले। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही, उससे पहले से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे को लेकर आक्रामक है। इसके जरिए वो जातिगत जनगणना से लेकर सरकार में दलित ओबीसी की भागीदारी का सवाल भी उठाते रहे हैं। मोदी सरकार पहले ही जातीय जनगणना करवाने का ऐलान कर चुकी है और अब उपराष्ट्रपति के लिए राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक और सियासी संदेश देने की कोशिश की है।
देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा बताई जाती है और बिहार की राजनीति पूरी तरीके से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार में चुनावी माहौल भी सज चुका है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी वोटों को लेकर किसी तरह का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां एक और अहम बात है दोस्तों, राधाकृष्णन संघ और बीजेपी की विचारधारा के कट्टर समर्थक रहे हैं, जबकि जगदीप धनखड़ का नाता संघ और बीजेपी से नहीं रहा था। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू किया, फिर कांग्रेस में रहे और उसके बाद बीजेपी से जुड़े। मोदी सरकार आने के बाद धनखड़ पहले राज्यपाल बने और फिर उपराष्ट्रपति, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की लाइन से हटकर विपक्ष के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया था, वो बीजेपी के लिए एक रेड अलर्ट था। इसीलिए इस बार बीजेपी जीरो रिस्क के साथ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की तलाश कर रही थी, ताकि भविष्य में कोई भी जोखिम ना हो, उसे गच्चा ना खाना पड़े। इसके लिए बीजेपी ने बैकग्राउंड का खासा ध्यान रखा और राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया गया। राधाकृष्णन को चुनने के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि मोदी शाह पार्टी के अंदर भी एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश यह है कि पार्टी अपने समर्पित और जो संघर्षशील नेता हैं उनको तरजीह देती है। राधाकृष्णन ने अपना सफर संघ से शुरू किया था। संघ से स्वयंसेवक के तौर पर सामाजिक जीवन में आए और फिर सक्रिय राजनीति की राह पकड़ी। इसके बाद वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने और संगठनात्मक कामकाज में अहम भूमिका निभाई। राधाकृष्णन ने लंबे समय तक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के बाद 90 के दशक में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव के तौर पर काम किया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे। तमिलनाडु में बीजेपी को सियासी पहचान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके बाद झारखंड के राज्यपाल और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। बीजेपी ने अब उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश दे दिया है कि पार्टी में लगातार काम करते रहने वाले नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। यह संदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश डालने वाला जरूर है, लेकिन सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि मोदी शाह अभी जो फैसला ले रहे हैं उससे आगे चलकर कंट्रोल कहीं नागपुर के हाथ में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि संघ को भी पता है ढील देने का नतीजा क्या हुआ। जेपी नड्डा का बयान सुर्खियों में बना था उस वक्त, और उसके बाद किस तरह से संघ ने अपनी पूरी रणनीति बदली और फिर मोदी को भी नतमस्तक होना पड़ा। खुद की बिल्ली जब खुद ही पर म्याऊं करने लग जाती है दोस्तों, तो समझ जाना चाहिए कि वक्त बदलाव का आ गया और भागवत जी को शायद ये समझ आ गया। यही बदलाव अब सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के तौर पर झलक रहा है। उनको जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किया गया, हालांकि इसमें एक लंबा वक्त भी लिया गया है, काफी विचार विमर्श किया गया होगा, संघ से भी बातें की गई होंगी और सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार के तौर पर आगे रखा गया है। और आपको क्या लगता है कि ये जो सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी है, क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह ने क्या खास तौर पर अपने मन से ये फैसला लिया है, या फिर इसमें संघ की बड़ी भूमिका रही है, संघ का दबाव यहां पर काम किया है? हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।